कोशिका द्रव्य को कोशिका रस क्यों कहा जाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्यों? तो आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे तो आप सभी को बेहतर और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय विमलेश सर पे। और जो कि हमने लेक्चर 2 में बताया था कि कोशिका और कोशिका द्रव जो पार्ट थे आपके बताने, तो हम इस वीडियो में आज क्लियर करेंगे। और यदि आप लोगों ने हमारे साथ लास्ट मोमेंट तक रहे तो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। तो इसलिए देर ना करते हैं क्लास की शुरुआत करते हैं धमाकेदार तरीके से दोस्तों। तो क्या होता है कोशिका द्रव, उसको हम समझेंगे दोस्तों। तो कोशिका द्रव क्या होता है? कोशिका द्रव्य कोशिका का वह भाग होता है जो कोशिका झिल्ली यानी जो सेल मेम्ब्रेन होती है दोस्तों, और केंद्रक के बीच यानी जो सेल मेम्ब्रेन होती है किसी भी कोशिका की, जैसे कोई कोशिका है ये, है ना, तो कोशिका के बीच, है ना, जो कोशिका और झिल्ली के जो बीच में जो हिस्सा भरा रहता है दोस्तों, यही होता है आपका कोशिका द्रव। क्लियर है? के बीच पाया जाता है। इसमें अनेक कोशिकीय अवयव यानी इसमें बहुत सारे कोशिकांग होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं? ठीक है, और अणु भी तैरते रहते हैं। क्लियर है? कोशिका द्रव को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है आपका जीव द्रव या कोशिका कला। ठीक है, जीव द्रव कला या कोशिका कला यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन दोस्तों होता है। उसके अलावा क्या आता है? रिक्तिका कला या टोनोप्लास्ट होता है इसका दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट होता है टोनोप्लास्ट तथा कोशिका कला के मध्य का बीच का भाग यानी जो सेंटर पॉइंट होता है वो होता है दोस्तों। इसके अलावा इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक्टोप्लाज्म होता है, यह भाग अधिक ठोस होता है और कोशिकी कला के निकट होता है। क्लियर है? फिर आपका आता है मीजोप्लाज्म। ये क्या होता है? यह कोशिका द्रव का मध्य भाग होता है दोस्तों। ठीक है। उसके अलावा एंडोप्लाज्म क्या होता है? यह भाग तरल तथा दानेदार होता है और टोनोप्लास्ट के निकट होता है। क्लियर? फिर आता है आपका कि कोशिका द्रव में उपस्थित कोशिकांग कौन कौन से होते हैं? इसमें कोशिकांग अनेक उपस्थित रहते हैं दोस्तों, जैसे कोशिका कला है आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लवक है, गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम्स है, लाइजोसोम है और सेंट्रोसोम आदि दोस्तों ये उपस्थित होते हैं, कोशिका द्रव में उपस्थित होते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो अब हम बात करेंगे कि इसमें जो रसधानियां होती हैं उनके फंक्शंस क्या होते हैं, तो अगले पॉइंट में हम दोस्तों क्लियर करने वाले हैं उसको भी। तो रिक्तिकाएं दोस्तों क्या होती हैं, रिक्तिकाओं को देख लेते हैं। रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में भरे द्रव से भरे हुए वे खोखले स्थान है जो चारों ओर से प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरे रहते हैं। यानी जो रिक्तिकाएं होती है वो पादप कोशिकाओं के जो कोशिका द्रव्य होते हैं ना, उसमें जो द्रव भरा रहता है, भरे हुए द्रव, है ना, द्रव से भरे हुए वे खोखले स्थान है जो चारों ओर से प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। इस झिल्ली को रिक्तिका कला या टोनोप्लास्ट कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? रिक्तिकाओं में कोशिका रस भरा रहता है। इसमें खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड्स व कार्बनिक अम्ल होते हैं दोस्तों। जो रिक्तिकाएं होती हैं इसमें क्या क्या रहता है? खनिज लवण रहता है आपका, कार्बोहाइड्रेट रहता है और अमीनो एसिड रहते हैं। ठीक है। जंतु कोशिकाओं में ये छोटी होती हैं जबकि पादप कोशिकाओं में ये बहुत बड़ी होती हैं। क्लियर है दोस्तों? जंतु कोशिकाओं में छोटी होती हैं और पादप कोशिकाओं में बहुत बड़ी होती हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है दोस्तों? इनका कार्य यह होता है कि यह जल, भोजन व उत्सर्जी पदार्थों का भंडारण करती है, मतलब इनका स्टोरेज कर लेती हैं। उसके अलावा सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि इसमें उपस्थित द्रव कोशिका को स्फीत, है ना, स्फीत स्फीत एक प्रेशर होता है, दाब, ठीक है, प्रदान करती है ये। ठीक है।
उसके अलावा थर्ड पॉइंट क्या आता है, इसमें घुले रंगीन पदार्थ पुष्पों का आकर्षक रंग प्रदान कर देते हैं। जो इसमें जो कलर रहता है वो पुष्पों में कलर उनको दे देता है, जिससे पुष्प ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, फिर अब अगला पॉइंट आता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या होता है दोस्तों, इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी निकाय, है ना, सॉरी गोल्जी उपकरण या गोल्जियो सोम भी कहते हैं। यानी गोल्जी बॉडी जो गोल्जी काय होता है, इसको इस नाम से हम लोग जानते हैं। गोल्जी काय की खोज केमिलो गोल्जी नाम के एक वैज्ञानिक ने सन 1898 में की थी। उन्होंने गोल्जी की जो है स्थापना की थी, खोज की थी। ठीक है, सिस्टर्नी यूनिट कलाओं की बनी होती है। ये जो गोल्जी बॉडी होता है सिस्टर्नी यूनिट कलाओं की बनी होती है। इनके साथ छोटी थैलियां तथा बड़ी गोल रिक्तिकाएं होती हैं। ठीक है, मतलब छोटी थैलियां होती हैं और बड़ी गोल रिक्तिकाएं भी होती हैं। ठीक है, पादप कोशिकाओं में गोल्जी काय के कई छोटे छोटे समूह होते हैं, मतलब स्मॉल स्मॉल टाइप के। ठीक है, जिन्हें हम डिक्टियोसोम क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम भी कहते हैं। क्लियर है। जीवाणुओं एवं नीले हरे शैवालों में गोल्जी काय जो होता है दोस्तों, ये नहीं पाए जाते हैं। यानी बैक्टीरिया में और जो साइनोबैक्टीरिया होता है, यानी नीले हरे जो शैवाल होते हैं, उसमें भी ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन दोस्तों ये होता है कि कोशिका विभाजन के समय ये क्या करते हैं, कोशिका प्लेट का निर्माण कर देते हैं, जिससे आसान हो जाता है। और ये दूसरा पॉइंट क्या था, ये कोशिकी पदार्थ का स्त्रावण एवं संचयन भी कर लेती हैं और कर लेते हैं। फिर क्या है, ये उत्सर्जित पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने में उनकी मदद कर देते हैं दोस्तों। तो ये हमने यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर कर दिया है दोस्तों। अब हम इसके अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि बेहतरीन होने वाले हैं, है ना। अब हम इसके अगले पॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया की ओर बढ़ेंगे और उसको समझेंगे। उसके अलावा स्टेप टू स्टेप इसी तरीके से हम लोग समझते रहेंगे दोस्तों। क्लियर है। अब हम दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, हमने आप सभी को बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का क्या होता है, घर कहा जाता है, उसे पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के ऐसे झिल्लीबद्ध कोशिकांग है दोस्तों, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ऐसा झिल्लीबद्ध होता है दोस्तों, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। क्योंकि यह ऊर्जा एटीपी बनाता है, क्या करता है, ऊर्जा एटीपी बनाता है। और क्या है दोस्तों, एक वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम क्या है दोस्तों, 1892 में आए थे वैज्ञानिक, जिनका नाम क्या है, अल्टमान नाम के एक वैज्ञानिक आए थे, जिन्होंने खोज की थी किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। इन्होंने संरचना के बारे में बताया और कार्य के बारे में बताया। ठीक है, क्या बताया दोस्तों, तो ये बताया कि इसकी जो है झिल्ली के बारे में ये बताया, पहले बाहरी झिल्ली फिर आंतरिक झिल्ली के बारे में बताया दोस्तों। क्या बताया, बाहरी झिल्ली के बारे में स्ट्रक्चर में कि यह माइटोकॉन्ड्रिया को घेरे रहती है। उसके अलावा आंतरिक झिल्ली में उन्होंने ये बताया कि यह, है ना, आंतरिक झिल्ली में यह बताया कि यह अंदर, है ना, अंदर की ओर क्या रहती है, अंदर की ओर मुड़ी होती है, जिसे क्रिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, अंदर की ओर जो थोड़ा सा मुड़ी रहती है उसको हम क्रिस्ट कह देते हैं। ठीक है, क्रिस्ट कहते हैं दोस्तों। ठीक है, क्लियर है सभी को। क्रिस्टे क्या होते हैं, यह सतह को बढ़ाते हैं जिससे अधिक एंजाइम आ जाए, मतलब ये उस अपनी साइज को को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं सतह को, सरफेस को, ताकि एंजाइम्स बहुत सारे आ जाए। ठीक है दोस्तों, आगे का जो हिस्सा रहता है उसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। फिर मैट्रिक्स क्या होता है, आंतरिक भाग में मौजूद द्रव जिसमें डीएनए राइबोसोम एंजाइम होते हैं, ये होता है मैट्रिक्स। क्लियर है यहाँ तक। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल क्या होता है, डीएनए,
इसका अपना एक डीएनए होता है, इसमें एक अपना डीएनए होता है। यह कुछ प्रोटीन खुद बना लेता है, मतलब कुछ प्रोटीन अपना खुद बना लेता है। और फिर क्या आता है आपका राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण में क्या होता है, ये सहायक होता है। क्या होता है दोस्तों, सहायक होता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्लियर है सभी को यहाँ तक? फिर क्या है कार्य इसके, क्या है फंक्शन क्या होते हैं दोस्तों? तो माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ तोड़कर एटीपी बना देता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन की क्रिया होती है, यानी यहाँ पर श्वसन की क्रिया संपन्न हो जाती है। यह सभी जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान कर देता है। यह कोशिका की जो मृत्यु होती है उसको कंट्रोल कर देता है, मृत्यु होने की जो प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। और हार्मोन संश्लेषण व निर्माण में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने माइटोकॉन्ड्रिया को बेहतर तरीके से समझाया। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। अब हम इसके अगले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। तो अब हम जानेंगे लवक क्या होता है। लवक की खोज दोस्तों सर्वप्रथम हैकेल ने 1865 में की थी। कब की थी? 1865 में की थी। ये केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है दोस्तों? लवक शब्द का जो है प्रयोग सर्वप्रथम सिम्पर नाम के एक वैज्ञानिक ने 1885 में किया था। 1885 में इन्होंने जो है किया था। क्लियर है? ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं, है ना? क्लोरोप्लास्ट, ये क्या होते हैं, इनमें पर्णहरिम व क्लोरोफिल उपस्थित होता है जो कोशिकाओं को हरा रंग प्रदान करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसी के माध्यम से होती है दोस्तों। क्लियर है? वर्णी लवक क्या होते हैं, क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, ये रंगीन होते हैं जो फूलों व फलों को आकर्षक रंग देते हैं दोस्तों। ठीक है? अवर्णीय लवक क्या होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, इनमें कोई रंग नहीं होता है। ठीक है। हरित लवक 3 प्रकार के होते हैं, आवरण होता है, स्ट्रोमा होता है। ठीक है, और थैलेकोइड होता है। इसमें जो थैलेकोइड होता है इसमें सिक्कों के समान जो है संरचना होती है। क्लियर है? और ये स्ट्रोमा, इसमें अप्रकाशिक अभिक्रिया दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया कंप्लीट होती है। क्लियर है? इसके प्रमुख कार्य क्या है? क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित पर्णहरिम सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करके कार्बोहाइड्रेट और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। मंड लवक, तेलद लवक, प्रोटीन लवक आदि का संचयन होता है दोस्तों। ये फूलों को रंग प्रदान करके आकर्षक बना देते हैं, जिससे परागण की क्रिया जो है दोस्तों हो जाती है। क्लियर है? यहाँ तक सभी को समझ में आया? अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। राइबोसोम में क्या होता है दोस्तों कि राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम पैलाडे नाम के एक वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने 1905 में की थी। ये डमरू की आकृति के होते हैं। ये डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ये डीएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक एवं केंद्रक में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहले 70S प्रकार के होते हैं। इनका अवसादन जो गुणांक होता है वो 70S होता है और ये आकार में छोटे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एवं जीवाणु में भी ये पाए जाते हैं। क्लियर है? फिर से 80S प्रकार के जो होते हैं, इनका अवसाद गुणांक 80S होता है। ये जंतुओं में पाए जाते हैं। क्लियर है? जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कार्य क्या होता है? प्रोटीन व एंजाइम्स का संश्लेषण इन्हीं के द्वारा होता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। जबकि लाइसोसोम क्या होते हैं दोस्तों? लाइसोसोम होते हैं जिसकी खोज डी डुवे नाम के वैज्ञानिक ने सन 1955 में की थी। ये जंतुओं में पाए जाते हैं। जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें पाए जाते हैं। इनका निर्माण गाल्जी काय से ही होता है। क्लियर है? कार्य क्या होते हैं? यह खाद्य पदार्थों का पाचन करते हैं। जो भी खाद्य पदार्थ होती है कोशिका में उसका पाचन कर देते हैं। यह पदार्थों का, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, है ना, ग्लाइकोप्रोटीन हो, उसका पाचन करके ऊर्जा उत्पादन करते हैं या ऊर्जा प्रदान करते हैं दोस्तों। ठीक है? तो अब हम अगले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों हम आ चुके हैं अभी इस अपने लेक्चर अपनी क्लास के लास्ट पॉइंट की तरफ दोस्तों। तो लास्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम का हमारे जीवन पर बहुत ही महत्वपूर्ण इसका योगदान रहता है ना, चाहे वो जीव है ना, मनुष्य हो या वो क्या कहते हैं पेड़ पौधे हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें, क्या होता है दोस्तों कि क्रोमोसोम जो गुणसूत्र होते हैं इसकी खोज स्ट्रासबर्गर नाम के एक वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने 1875 में किया था, क्लियर है। और क्या बताया कि केंद्रक की इंटरफेज अवस्था में केंद्रक का क्रोमैटिन जालक विभाजन के समय जब विभाजित होता है दोस्तों तो संघनित हो जाता है और धागों के समान जो रचनाएं, यानी धागों के समान जो आपको रचनाएं दिखती है ना, इनको क्या कहते हैं? धागों के समान जो रचनाएं दिखती है ना, इससे धागों के समान जो रचनाएं दिखती हैं, इन रचनाओं को क्या कहा जाता है? गुणसूत्र कहते हैं। क्लियर है सभी को यहाँ तक? वाल्डेयर नाम के उसके बाद एक वैज्ञानिक आए थे 1889 में, इन्होंने क्रोमोसोम नाम दिया था इसको। इनकी रचना कैसी थी? डीएनए, आरएनए व हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, अम्लीय प्रोटीन से होती है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? उसके बाद क्या है, कार्य इनके क्या होती है? आरएनए का निर्माण तथा कार्यों का नियमन भी करते हैं। गुणसूत्रों पर जीन पाए जाते हैं जो आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। केंद्रक क्या होता है दोस्तों? सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। ये क्या होते हैं? कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण इन्हीं के द्वारा होता है, यानी केंद्रक के द्वारा ही होता है। जीवाणु तथा कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिसमें कि केंद्रक नहीं पाए जाते, जैसे RBCS है ना। और केंद्रक के प्रमुख कार्य क्या होते हैं, सॉरी कितने भाग होते हैं? तो केंद्रक के 4 भाग होते हैं, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव, केंद्रिका और क्रोमैटिन तंतु। तो इसमें और केंद्रक कला में राइबोसोम, खनिज लवण, आरएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि केंद्रिका में डीएनए, आरएनए ये सब पाए जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास बेहतर अच्छे समझ पाए होंगे, आप लोग बेहतर समझे होंगे। तो उम्मीद है आप लोग अपना यूं ही प्यार और स्नेह बनाए रखें। मैं आप सभी के लिए यूं ही मेहनत करता रहूंगा और आप सभी के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाता रहूंगा। तो आप सभी का हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।